राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो, और हमें सपोर्ट कीजिए। और बच्चों, जल्दी मैंने आपको कहा था, जल्दी आपके बीच जो आगामी एग्जाम है उनको लेकर दूसरे जो सब्जेक्ट्स है उनकी सीरीज भी जो है शुरू करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए बच्चों। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, तो बच्चों पहला हमारा क्वेश्चन है, 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देश का कौन सा कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप जानते हो बच्चों 2 फरवरी 1970 को जो इसकी स्थापना हुई थी। उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का एक भाग था ये। और अगर हम बात करें तो इसके पहले जो वीसी थे वो फ्लेचर थे। अगर हम बात करें बच्चों 1991 में इसका नाम बदलकर हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया। और वर्तमान में अगर बात करें इनके वीसी जो हैं वो डॉक्टर समर सिंह है। वो वीसी कौन है? डॉक्टर समर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल अंजनथली के भी वीसी हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसका कार्यभार संभाला हुआ है। 1997 में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। तो बच्चों, 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला HAU देश का कौन सा कृषि विश्वविद्यालय बन गया है? तो बच्चों पहला कृषि विद्यालय है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। आप जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, HSSC पूछ चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने का गौरव प्राप्त है किसे? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। ठीक है बच्चों, तो अब इन्होंने जो 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किए हैं, ऐसा देश का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो है ये। तो बच्चों, अगर हम बात करें, कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में शुक्रवार को एक साथ 3 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का शुभारंभ किया। कहां कहां शुभारंभ किया? जींद में, पानीपत में और कुरुक्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्रों में ये जो है रेडियो स्टेशन जो है शुरू किए गए। इससे पहले हिसार, झज्जर और रोहतक में पहले इसी सामुदायिक जो रेडियो स्टेशन है वो चल रहे हैं बच्चों। और सिरसा का जो कृषि विज्ञान केंद्र का सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उसका काम अंतिम चरण में है। ठीक है, तो बच्चों कितने? 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय, पहली यूनिवर्सिटी बन गई है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बच्चों कहां पे है? अब जानते हैं हिसार में है। तो अगर हम बात करें जींद, पानीपत और कुरुक्षेत्र में जो है अभी स्थापित किए हैं शुक्रवार को। इसके अलावा अगर हम बात करें सिरसा में अंतिम चरण में इसका काम चल रहा है। और 3 जो है रोहतक, हिसार और झज्जर में जो पहले से ही स्थापित है बच्चों। तो इनके माध्यम से क्या होता है? किसानों को उन्नत फसलों की जानकारी देना, उनकी बिजाई, उनके जो कीटनाशक हैं उनमें जो कौन से उर्वरक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो किसानों को जो है इन सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से जो उपलब्ध करवाई जाती है। और यह सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना भारत सरकार के उपक्रम ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड बेसिल के सहयोग से की गई है। यह भी ध्यान रखना बच्चों, ये जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है इनकी स्थापना किसके सहयोग से की गई है? ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग, इसके अलावा कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बेसिल के सहयोग से जो है इनकी स्थापना की गई है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर 175 करोड़ रुपए की लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर सेब, फल व सब्जी की अत्याधुनिक मार्केट बनाई जा रही है? कहता इनमें से किस स्थान पर 175 करोड़ रुपए की लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर सेब, फल और सब्जी की अत्याधुनिक मार्केट जो बनाई जा रही है?
तो बच्चों ये बनाई जा रही है पंचकुला के पिंजौर में। पंचकुला के पिंजौर में बच्चों, पिंजौर जो है जहां की आमों का मेला लगता है प्रतिवर्ष। किसके लिए प्रसिद्ध है? आमों का मेला या आमों का उत्सव जो है पिंजौर महोत्सव, आपने पता होगा बच्चों, मनाया जाता है। तो कहां है ये? पंचकुला में। कहां है? पंचकुला में। पहले यहां HMT जो था इसके लिए भी प्रसिद्ध था, लेकिन अब ये वर्तमान हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है उसके लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वर्तमान में ये जो है बंद हो गई है। HMT जो है सॉरी बच्चों, पहले पंचकुला में 3 एकड़ में सेब मंडी बनाई गई थी। पंचकुला में 3 एकड़ में सेब मंडी बनाई गई थी। तो हिमाचल और कश्मीर के जो किसान हैं उनसे इनको फायदा मिल रहा, लेकिन सीजन में जब सेब की आवक ज्यादा बढ़ जाती थी तो ये जो है यहां पे जगह कम पड़ती है। तो अब कहां? पिंजौर में बनाई है 78.33 एकड़ भूमि पर 175 करोड़ रुपए की लागत से। अगर हम बात करें बच्चों गन्नौर, कहां पड़ता है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, गन्नौर में। तो गन्नौर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता होगा एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी, सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी जो है वो कहां स्थापित की जा रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो वह गन्नौर में। कहां पे? गन्नौर में। 1500 करोड़ की लागत से, 1500 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, लगभग 600 एकड़ में, 573 एकड़ में स्थापित की जा रही है, जहां किसानों को इंटरनेशनल सुविधाएं मिलेंगी। बच्चों एशिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी जो है वो सोनीपत के गन्नौर में स्थापित की जा रही है, ठीक है। इसमें फल, फूल, सब्जी, इसके अलावा डेयरी उत्पाद जो हैं उन सब से रिलेटेड ये जो है मंडी स्थापित की जा रही है। कितने करोड़ की लागत से? 1500 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल सुविधाएं किसानों को जो है दी जाएंगी। 573 एकड़ में ये स्थापित हो रही है बच्चों, ध्यान रखना। एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी जो है स्थापित हो रही है गन्नौर में। इसके अलावा आपको पहले भी ध्यान होगा, ये पहले भी गन्नौर के बड़ी में, गन्नौर के बड़ी में रेल कोच फैक्ट्री जो है वो लगाई जा रही है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। मैं आपको कह रहा हूं करंट के साथ साथ हम स्ट्रेटेजी के भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पंचकुला में 3 एकड़ में सेब मंडी बनाई गई थी, लेकिन अब कहां बनाई जा रही है? पिंजौर में 78 एकड़ में, ठीक है, 175 करोड़ रुपए की लागत से। पिंजौर जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? HMT के लिए, इसके लिए आमों का मेला जो उसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। HMT अब बंद हो चुकी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है। इसके अलावा गन्नौर जो है, गन्नौर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बच्चों। एशिया की सबसे बड़ी हार्टिकल्चर मंडी जो है, जो जिसमें फल, फूल, इसके अलावा सब्जी और अगर हम बात करें डेयरी उत्पाद जो उनसे रिलेटेड है, 573 एकड़ में 1500 करोड़ रुपए की लागत से। और गन्नौर का जो बड़ी है, या कहीं जब बरही भी लिखा मिलेगा, बरही में रेल कोच फैक्ट्री जो स्थापित की जा रही है। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आप जो है पढ़ लेना पीडीएफ से, और पीडीएफ के लिए मैं आपको बताता हूं बच्चों, केसी पब्लिकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बच्चों, केसी पब्लिकेशन, जिसमें कि आपको पीडीएफ मिलेगी। और हमारा दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है कृष्णिया क्लासेज, जिसमें कि क्विज चलती है। तो ये आप दोनों जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला बच्चों, गीता महोत्सव आप जानते हैं बच्चों कब मनाया जा रहा है? 25 दिसंबर से शुरू होगा और कब तक? 27 दिसंबर तक 3 दिवसीय होगा बच्चों ये गीता महोत्सव, ठीक है। जो गीता जयंती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। गीता जयंती जो है वो मार्गशीर्ष महीने की, यानी मिंगसर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। कहते भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले
जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, किस स्थान पर? ज्योतिषर नामक स्थान पर, ज्योतिषर नामक स्थान पर बच्चों, ठीक है। गीता का उपदेश दिया था वट वृक्ष के नीचे। तो कहते जब ज्ञान दिया गया था तो उस दिन क्या था? मार्गशीर्ष महीना था, मिंगसर का महीना था, जो महीना चल रहा है, और उसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें गीता महोत्सव में इस बार कितने दीपों से श्री कृष्ण की आकृति बनाई जाएगी, तो बच्चों 2 लाख दीपों से, 2 लाख दीप एक साथ, 2 लाख दिए जलाकर जो है, और उन दियों से श्री कृष्ण भगवान की जो वो अगर हम कहें आकृति वो बनाई जाएगी। ड्रोन कैमरे से एरियल व्यू में गीता जयंती के दिन ऐसा खास चित्र लिया जाएगा जिसमें 2 लाख दीप भगवान श्री कृष्ण शंख और मोर पंखी की आकृति में नजर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण शंख या मोर पंखी की आकृति में नजर आएंगे। कितने? 2 लाख दीपक बच्चों। ब्रह्म सरोवर पर इस तरह की आकृति डिजाइन करने का जिम्मा NID उमरी को मिला है, और GT रोड प्रसिद्ध नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NIT ये आकृति अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के लिए तैयार कर रहा है। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, सॉरी NIT नहीं NID, गलत लिख दिया, NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। जाहिर है कि कोरोना काल होने से अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में भले लोगों की भागीदारी नहीं होगी, लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म महाभारत कालीन 134 तीर्थों पर इस महापर्व की चकाचौंध जरूर दिखाई देगी। तो बच्चों कल भी पढ़ रहे थे एक जो 48 कोस की परिधि है कुरुक्षेत्र की, जिसमें कि महाभारत से संबंधित जो है तीर्थस्थल है। कितने हैं? 134 तीर्थस्थल हैं बच्चों। इधर ब्रह्म सरोवर पर 1,80,000 गीता जन्मस्थली ज्योतिषर और पेहुआ और सरस्वती तीर्थ, पेहुआ में सरस्वती तीर्थ के अलावा करनाल, कैथल, पानीपत, जींद के एक एक तीर्थ पर 18,000 दीपक जो है वो गीता जयंती पर प्रज्वलित होंगे। ब्रह्म सरोवर बच्चों, ब्रह्म सरोवर के बारे में बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक तो कि अबुल फजल ने इसे किसकी संज्ञा दी है? अबुल फजल ने किसकी संज्ञा दी है? यह क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुकी है। अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को जो है वो किसकी संज्ञा दी है? तो यह दी है बच्चों मिनिएचर ओशियन, मिनिएचर ओशियन यानी कि लघुरूप महासागर, लघुरूप महासागर। अबुल फजल ने किसकी उपाधि दी है इसको? ब्रह्म सरोवर को मिनिएचर ओशियन, लघुरूप महासागर, मतलब महासागर का छोटा रूप। बच्चों एशिया का सबसे बड़ा तालाब माना जाता है ब्रह्म सरोवर, जो चारों ओर से पक्का है। सबसे बड़ा तालाब जो चारों ओर से पक्का है वो कौन सा बच्चों? ब्रह्म सरोवर है। तो कहता है कि इस बार ब्रह्म सरोवर पर 1,80,000 दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा गीता की जो जन्मस्थली ज्योतिषर और पेहुआ सरस्वती जो तीर्थ है, उसके अलावा करनाल, कैथल, पानीपत और जींद जिले के एक एक तीर्थ पर 18,000 द्वीप जो हैं वो गीता जयंती पर प्रज्वलित होंगे, जबकि 5 जिलों के 130 तीर्थों पर 1800 द्वीप जो हैं वो प्रज्वलित होंगे। ठीक है, इस उत्सव का रोड मैप तैयार हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय उत्सव की नोडल अधिकारी एवं केडीबी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य सचिव जी अनुपमा ने शुक्रवार को कहा, गीता महोत्सव को यादगार बनाने के लिए हेरिटेज लुक देने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों केडीबी मैंने पहले भी पूछा था, आपको ध्यान हो, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? आज फिर पूछ रहा हूं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए। यह व्यवस्था और खास 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तम बाग में प्रतिदिन महाआरती का सोशल मीडिया से लाइव टेलीकास्ट करने के साथ कार्यक्रम के साथ संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल को जोड़ा जाएगा। तो हरियाणा का पहली जो संस्कृत यूनिवर्सिटी का है कैथल में, कैथल के मुंदरी में बच्चों, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी जो संस्कृत से रिलेटेड है, हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां है? कैथल के मुंदरी में। उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। 25 दिसंबर सुशासन दिवस भी होता है बच्चों, और इस वक्त जो है इस साल गीता जयंती जो वो किसको पड़ेगी? 25 दिसंबर को।
कम से कम 2 लाख दीप जलाने का प्रयास जो किया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने पूछा था केबीडी के अध्यक्ष, केडीबी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष इसके राज्यपाल होते हैं। तो वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? श्री सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पौधारोपण, मीडिया और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश की बालिकाओं को कब सम्मानित किया जाएगा? तो बच्चों ये सम्मानित की जाएंगी 24 जनवरी 2021 को, 24 जनवरी 2021 को। ठीक है, हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है बच्चों? 24 जनवरी। ठीक है, तो इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, तो बच्चों आप जानते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? यह है श्रीमती कमलेश ढांडा, जो कि एकमात्र मंत्री हैं 14वीं विधानसभा में, महिला मंत्री कमलेश ढांडा। किस विधानसभा क्षेत्र से आती है? कलायत से। और कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है वो आपको कमेंट करके बताना, पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस इनकी 24 जनवरी के अवसर पर 24 जनवरी 2021 को विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पौधारोपण, मीडिया और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो बच्चों श्रीमती कमलेश ढांडा कलायत विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा अभिलेखागार, कौन सा मंत्रालय भी है? अभिलेखागार भी इन्हीं के पास है बच्चों। ठीक है, तो यहां आप कमेंट करके मेरे को यह बताइए हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है? हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन कौन है? तो ये है बच्चों श्रीमती प्रतिभा सुमन, श्रीमती प्रतिभा सुमन। और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं श्रीमती प्रीति भारद्वाज। कौन है? प्रीति भारद्वाज। तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके लिए विभिन्न विभाग में 18 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। चयनित आवेदनों को राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकुला हरियाणा द्वारा नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। अच्छा बच्चों, अब मेरे को आप यह बताइए कि बाल संरक्षण अधिकार आयोग, बाल संरक्षण अधिकार आयोग, इसकी चेयरपर्सन कौन है? कमेंट करके बताइए। और यह भी बताइए बाल कल्याण कमेटी जो है, बाल कल्याण कमेटी चेयरपर्सन कौन है? तो बच्चों बाल संरक्षण अधिकार आयोग की चेयरपर्सन है ज्योति बेंदा, ज्योति बेंदा। और अगर बात करें बाल कल्याण कमेटी तो यह है कामिनी मलिक, कामिनी मलिक। तो आगे चलते हैं बच्चों। प्रदेश के कितने सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे? इन प्लांटों से एयर से ऑक्सीजन जनरेट होगी और मरीजों तक मैनीफोल्ड पाइपलाइन के जरिए पहुंचाई जाएगी। बच्चों कहता प्रदेश के कितने सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे? इन प्लांटों में जो एयर है, वायु, उससे ऑक्सीजन जो है जनरेट होगी और वो मरीजों तक मैनीफोल्ड पाइप के द्वारा जो है पहुंचाई जाएगी। तो बच्चों 6, कितने? 6। तो बच्चों 6 में भी ध्यान रखना, यो जो 6 लिखते हम अशुद्ध है, ये होता है शुद्ध रूप। तो देखिए पाइपलाइन फिटिंग का कार्य सभी 6 अस्पतालों में लगभग पूरा हो चुका है। 31 दिसंबर से पहले शेष सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो ये जो 6 सिविल हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, ये कहां है? फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, अंबाला, हिसार और पंचकुला। ठीक है, इन 6 सरकारी अस्पतालों में
इन 6 सिविल हॉस्पिटल में फरीदाबाद का, सोनीपत का, करनाल, अंबाला, हिसार और पंचकुला के अस्पतालों में प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। ठीक है। राज्य ड्रग कंट्रोलर नरेंद्र आहूजा ने बताया कि यह प्लांट 200 बेड के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बनाए जाएंगे। 200 बेड के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बनाए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल करीब 5900 ऑक्सीजन बेड हैं। पूरे प्रदेश में लगभग कितने ऑक्सीजन बेड हैं? 5900, और 1100 के करीब जो है वो वेंटिलेटर हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन पर करीब 290 मरीज रहते हैं बच्चों। ठीक है। तो प्रदेश के प्लांटों में फिलहाल रोजाना 27 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार करने की क्षमता है। मतलब बच्चों हरियाणा में जो है, अगर हम ऑक्सीजन तैयार करने की बात करें प्लांटों के हिसाब से, तो हरियाणा इसमें आत्मनिर्भर है, बल्कि संकट के समय दूसरे राज्यों को भी सप्लाई कर सकता है। और ये जो तैयारियां की गई हैं, इसके लिए पहले ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने जो है वो कोविड महामारी जब लगातार बढ़ रही थी तो उस दौरान इसके आदेश दे दिए थे। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे गृह मंत्री, आयुष मंत्रालय जिनके पास है वो कौन है? श्री अनिल विज। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो आते हैं बच्चों अंबाला कैंट से। ठीक है। तो यह पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों, केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सरकार ने राज्य में पंजीकृत सभी सहकारी समितियों का रिकॉर्ड कब तक वेब पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हरियाणा में जितनी भी रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं, उनके रिकॉर्ड कब तक वेब पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। तो ये दिए बच्चों 31 दिसंबर तक। कब तक? 31 दिसंबर तक। ठीक है। हरियाणा सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि विभाग द्वारा सभी को कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों तक कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों जिनकी संख्या लगभग 1200 है। कितनी है सहकारी समितियां? लगभग 1200 का डाटा प्राथमिकता के आधार पर अपलोड किया जा रहा है। तो सहकारिता मंत्रालय किसके पास है बच्चों? हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? आपको याद हो जाना चाहिए, 3-4 बार हम जिक्र कर चुके हैं। तो वो हैं डॉक्टर बनवारी लाल। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बावल से। बावल कहां है? रेवाड़ी में। और उन 17 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जो कि आरक्षित है। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट है डॉक्टर बनवारी लाल के पास? तो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी किसके पास है? डॉक्टर बनवारी लाल के पास। इस कार्य को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। पोर्टल पर लगभग 400 ऐसी सोसाइटियों का डेटा पहले अपलोड किया जा चुका है। लगभग 400 का डेटा जो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, गीता ज्ञान संस्थानम कहां है? तो बच्चों यह कुरुक्षेत्र में। जल्द ही गीता गुरुकुल शुरू होगा। गीता ज्ञान संस्थानम प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बच्चों यह है कुरुक्षेत्र, जिसे हम धर्म नगरी कहते हैं। 23 जनवरी 1973 को जो जिले के रूप में अस्तित्व में आया था, 23 जनवरी 1973 को, जिसे धर्म नगरी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। गीता की जन्मस्थली कहा जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स, पार्कों का शहर कहा जाता है। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा संग्रहालयों का शहर। तो ये 2 नए नाम आपके लिए, दोनों आप याद कर लीजिए। संग्रहालयों का शहर अगर पूछता है तो कुरुक्षेत्र है बच्चों, और इसके अलावा हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी पूछे तो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र ऑप्शन में ना तो आप रोहतक में जा सकते हो। पहले हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी रोहतक हुआ करती थी, लेकिन 2019 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की घोषणा की। ठीक है बच्चों, कैथल हरियाणा की छोटी काशी कहलाती है नवग्रह कुंडों के कारण। छोटी काशी जो है वो भिवाड़ी को भी कहा जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण। ठीक है। और इसको कहा जाता है किसके कारण? नवग्रह कुंडों के कारण जो कैथल को छोटी काशी कहते हैं। करनाल सीएम सिटी है बच्चों। हरियाणा का पेरिस कहलाता है। हरियाणा का धान का कटोरा कहलाता। बासमती चावल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लिबर्टी शू का जन्मदाता। प्राचीन नाम कर्णाल्य, कर्ण नगरी। राजा कर्ण जो है यहां से संबंध रखते थे। प्राचीन नाम कर्णाल्य। ठीक है। पानीपत
पुराना नाम पनप्रस्थ। कहते हैं उन 5 गांवों में से एक है जो दुर्योधन से युधिष्ठिर ने, पांडवों ने जो है महाभारत युद्ध से पहले मांगे थे। उन 5 गांवों में से हमारे हरियाणा में 2 जगह हैं, एक सोनीपत और एक पानीपत। ठीक है बच्चों, तो पानीपत के बारे में एक जो क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार आया बच्चों कि हरियाणा का कौन सा जिला जिसका गठन 2 बार हुआ, तो पानीपत है बच्चों, जिसका गठन जो है वो 2 बार हुआ। पहले 1 नवंबर 1989 को पानीपत का गठन हुआ, फिर इसे जो दोबारा, पहले इसको करनाल से अलग करके बनाया था, करनाल की असंध और पानीपत तहसील को अलग करके पानीपत जिले का गठन किया गया था। फिर 1991 में जो है दोबारा इसको मिला दिया गया करनाल में, और फिर 1992 में जो है इसका दोबारा गठन हुआ। पानीपत जो है वो हैंडलूमों का शहर कहलाता है। ऐतिहासिक लड़ाइयों की युद्ध स्थली है। 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां पानीपत की, पहली, दूसरी, तीसरी प्रसिद्ध है बच्चों, आप सभी जानते हो। पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई, जिससे मुगल साम्राज्य का जो है शुरुआत हुई हमारे भारत में। कहते हैं कि पहला स्थल जहां बाबर ने जो है वो तोपखाने का प्रयोग किया था। इसके अलावा दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई, जिसमें कि अकबर की विजय हुई, उसका संरक्षक जो है बैरम खां था। तीसरी जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई, जिसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई। कहते हैं इस लड़ाई में इतना रक्तपात हुआ था कि महाराष्ट्र का एक भी परिवार ऐसा नहीं था जिसमें से कम एक सैनिक न मारा गया हो। ठीक है, और यहां एक ऐतिहासिक स्थल है काला अंब। ये क्वेश्चन भी आया, काला अंब किससे संबंधित है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है बच्चों। कहते इतना खून खराबा हुआ था कि वहां आम का पेड़ था वो काला पड़ गया था खून के कारण, इसलिए उस स्थान का नाम काला अंब पड़ा, जो वर्तमान में वार हीरोज मेमोरियल स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक स्मारक के रूप में जो उसको विकसित किया जा रहा है बच्चों। पानीपत हैंडलूमों का शहर कहलाता है, वीवर सिटी बुनकरों का शहर कहलाता है, पेट्रोकेमिकल हब, देश दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे पानीपत में है। दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो पानीपत में बच्चों। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल हब भी कहते हैं, और वर्तमान में सरकार इसको मेडिकल हब के रूप में, दवाई हब के रूप में जो है वो विकसित करने जा रही है। किसको? पानीपत को मेडिकल हब के रूप में जो है, मेडिसिन हब के रूप में इसको विकसित करने जा रही है बच्चों। और कैथल पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे को याद आया कि बच्चों आप जानते हो कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया सुल्तान की हत्या जो कैथल के निकट की गई थी, तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में रजिया सुल्तान का मकबरा है। दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक माना जाता है ये। ये क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है, दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक, ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा। तुम बात कर रहे थे गीता ज्ञान संस्थान कहां है, वह कुरुक्षेत्र में जल्दी या गीता गुरुकुल जो शुरू होगा। तो बच्चों देश व दुनिया को गीता का संदेश देने वाली धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में नई पीढ़ी को गीता के साथ आधुनिक शिक्षा में पारंगित किया जाएगा। इस गुरुकुल में गीता की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी बच्चों, जिससे वो जो बच्चे यहां पढ़ेंगे वो देश विदेश में अंग्रेजी भाषा में या दूसरी भाषाओं में गीता का प्रचार प्रसार कर सकें। एक किस्म से वो गीता के ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो बच्चे। शुरुआत में सिर्फ 21 बच्चों को जो है तैयारी करवाई जाएगी। कितने बच्चों को? 21 बच्चों को। युवा पीढ़ी गीता का आधुनिक शिक्षा में योग्य बनाने का काम खुद गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज अपनी देखरेख में करेंगे। तो बच्चों गीता मनीषी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वो है ज्ञानानंद महाराज। ठीक है, ज्ञानानंद महाराज। ठीक है बच्चों, यहां एक चीज और ध्यान रखना, मनीषी इसका संधि विच्छेद मनस प्लस ईसी होता है, अस का लोप होता है इसमें, अस का लोप। तो बच्चों मनीषी मनस प्लस ईसी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अस का लोप होता है इसमें। किसका लोप? अस, अस का लोप। मनस प्लस ईसी मनीषी। अगर मनीष हो तो मनस प्लस ईस, मनस प्लस ईस,
और अगर मनीषा हो तो मनस प्लस ईशा, मनीषा मनस प्लस ईशा, अस का लोप होता है इनमें। ठीक है, तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि गीता मनीषी के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, तो वो है ज्ञानानंद महाराज। ठीक है, ज्ञानानंद महाराज। बच्चों ज्ञानानंद महाराज ही ये जो गीता ज्ञान संस्थानम है इसके संचालक हैं। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत करने वाले हैं तो देखिए आगे पढ़ते हैं। इसके लिए गीता ज्ञान संस्थान में गीता गुरुकुल चलाया जाएगा। संस्थानम में निर्माणाधीन गीता गुरुकुल की जल्द ही सौगात मिलेगी। इसका काम अंतिम चरणों में चल रहा है। कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर के तट पर गीता ज्ञान संस्थानम कहां है, कहां स्थित है? ब्रह्म सरोवर के तट पर। कितने एकड़ में? 9 एकड़ में है। इसका संचालन गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसको RSS कहते हैं के सर संघ संचालक मोहन भागवत, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व योग गुरु बाबा रामदेव ने 4 मार्च 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। मतलब गीता ज्ञान संस्थानम की आधारशिला कब रखी गई थी? 4 मार्च 2016 को। RSS के जो संघ संचालक हैं सर मोहन भागवत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, और योग गुरु बाबा रामदेव हमारे हरियाणा से ही संबंध है बच्चों। कहां से? महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। हमारे योग और आयुर्वेद के हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, इसके साथ यहां गीता संग्रहालय के साथ गीता गुरुकुल बनाने का प्रपोजल बनाया गया और गीता गुरुकुल का काम भी जो है किसमें? अंतिम चरण में चल रहा है। गीता गुरुकुल में प्रारंभ में 21 विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। हालांकि ये विद्यार्थी अब अन्य स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उद्घाटन के तुरंत बाद इन विद्यार्थियों की गीता गुरुकुल में शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद यहां 108 विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। प्रारंभ में 21 विद्यार्थियों को, उसके बाद 108 विद्यार्थियों को। यह मैदानी व प्रथम तल पर पढ़ाई के लिए कमरे बनाए गए हैं, जबकि द्वितीय तल पर आवास बनाया गया है। और गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने बताया गीता गुरुकुल में गीता पर पढ़ाई करने के साथ साथ शोध किए जाएंगे, रिसर्च की जाएगी गीता पर। या विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी। वे इससे दूसरे देशों में अंग्रेजी या दूसरी भाषा में गीता का ज्ञान दे सकेंगे। या एक तरह से उनको गीता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है बच्चों। हमारा जो प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है गीता, इसमें 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक जो हैं वो गीता में है। महाभारत का एक भाग है बच्चों। ठीक है, तो उसका प्रचार प्रसार पूरे वर्ल्ड में हो सकेगा, दूसरी भाषाओं में भी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की अर्थशास्त्री बनकर देश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की बेटी डॉक्टर S अनुकृति किस जिले से संबंधित हैं? तो ए ऑप्शन है बच्चों हिसार, बी है महेंद्रगढ़, सी है रोहतक और डी ए और बी दोनों। तो बच्चों ये दोनों से संबंध रखती हैं। दोनों कौन से? हिसार और महेंद्रगढ़, क्योंकि नारनौल में इनका जन्म हुआ और हिसार में पली बड़ी इनकी शिक्षा हुई। नारनौल में इनका जन्म हुआ बच्चों और हिसार में इनकी पालन पोषण हुआ। तो दोनों ही जिलों से जो संबंध रखती हैं। कहां से? हिसार से और महेंद्रगढ़ से। ठीक है, हिसार आप जानते हो, हिसार जो है मैग्नेट सिटी कहलाता है। हिसार स्टील सिटी कहलाता है। इस्पात नगरी कहलाता है हिसार। फिरोज नगरी, फिरोजा नगरी जो है कहलाता है हिसार। ए फिरोजा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत का ताज हिसार का गुजरी महल। दिल्ली सल्तनत का ताज किसे कहते हैं? गुजरी महल को। और गुजरी महल कहां है बच्चों? हिसार में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था। और हरियाणा का ताज, अगर मैं बात करूं हरियाणा का ताज, तो आप सभी परिचित हो बच्चों। हरियाणा का ताज जो है वो कहलाता है, किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि हरियाणा का ताज किसे कहते हैं। ये आपके लिए है बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि हरियाणा का ताज जो है वो कौन सा कहलाता है। तो यह शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा। तो इसे किसने बनवाया था? दारा सिको ने बनवाया था। दारा सिको।
जो कि शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो इसका आर्किटेक्ट पूछे तो दारा शिकोह इसका आर्किटेक्ट है। तो हिसार जो है वो उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। उस समय सबसे बड़ा जिला था, सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अगर हम बात करें सबसे बड़ा हमारे देश का, वो यहां बनाया जा रहा है। कार्गो एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, शिपिंग यार्ड भी रेलवे का जो है वहां स्थित है हिसार में। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो हिसार में है। महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें, महेंद्रगढ़ प्राचीन नाम कानोड़ था और इसका प्राचीन नाम था ईसुकार। हिसार का ईसुकार प्राचीन नाम था बच्चों, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी नाम मिलता है। और अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ की, कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किया गया था। कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा बसाए जाने के कारण जो है वो ये क्या कहलाता था, कानोड़ कहलाता था। और इसका नाम महेंद्रगढ़ जो है वो कहते पटियाला के राजा, ये क्वेश्चन भी आया बच्चों, पटियाला के जो शासक थे उन्होंने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर इसका नामकरण महेंद्रगढ़ किया था। पटियाला के शासक, पटियाला के महाराजा ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर इसका नामकरण महेंद्रगढ़ किया था बच्चों। भी उन 7 जिलों में से एक है जो गठन के समय गठित हुए थे। हरियाणा की खनिजों की खान, खनिजों का भंडार कहलाता, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम के अनुरूप शहर यानी कि महेंद्रगढ़ में न होकर किसी दूसरे शहर नारनौल में है। और इनका जन्म जो है अगर हम बात करें डॉक्टर एस अनुकृति का, वो नारनौल में ही इनका जन्म हुआ बच्चों। ठीक है, रोहतक प्राचीन नाम रोहितिका, रोहितिका इसका प्राचीन नाम है बच्चों। हरियाणा का एजुकेशन हब कहलाता है, शिक्षण संस्थानों की अधिकता के कारण हरियाणा का एजुकेशन हब कहलाता है बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें रोहतक के बारे में, भू आवेष्टित जिला हरियाणा का एकमात्र यही होता था चरखी दादरी के बनने से पहले, जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। लेकिन वर्तमान में 2 हैं, एक चरखी दादरी भू आवेष्टित में और एक रोहतक। बच्चों, हरियाणा का सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला दूसरा जिला, सबसे ज्यादा सीमाएं जींद बनाता है 7 जिलों के साथ। उसके बाद रोहतक का नंबर आता है, रोहतक 5 जिलों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है बच्चों। ठीक है, तो रोहतक का वर्ण जो है वो महाभारत में मिलता है नकुल दिग्विजय शीर्षक के नाम से। नकुल दिग्विजय शीर्षक के नाम से जो है वो रोहतक का वर्ण मिलता है किसमें? महाभारत में भी। तो बच्चों, अगर हम बात करें एशिया की सबसे बड़ी थोक कपड़े की मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी थोक कपड़े की मार्केट, शोरी मार्केट कहां है? तो वो रोहतक में है। कहां पे है? रोहतक में। ये भी उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहलाता है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी शुगर सिटी कहलाती है, शुगर सिटी रोहतक। तो बच्चों देखिए, 23 अक्टूबर 1981 को नारनौल हरियाणा में जन्मी, हरियाणा के ही हिसार शहर में पली बड़ी डॉक्टर अनुकृति ने अपने नगर और प्रदेश का ही नहीं बल्कि अपने देश का नाम भी रोशन किया है। क्यों? क्योंकि विश्व बैंक की अर्थशास्त्री जो है ये बनी है। कुछ समय पूर्व विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी अमेरिका में बतौर अर्थशास्त्री ज्वाइन करने के साथ ही अनुकृति विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली इस सर्वोच्च बैंकिंग संस्था की 10 सदस्यीय मानव संसाधन समिति की सदस्य भी बन गई हैं, जो पूरे विश्व में मानव संसाधन विकास का जिम्मा संभालती हैं। बच्चों, विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है वाशिंगटन डीसी, उसमें बतौर अर्थशास्त्री इन्होंने ज्वाइन किया और इसके साथ ही विश्व की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, उसको नियंत्रित करने वाली इस सर्वोच्च बैंकिंग संस्था की 10 सदस्यीय जो मानव संसाधन समिति है उसकी सदस्य भी जो है ये बन गई है। और ये जो मानव संसाधन समिति है 10 सदस्यीय, ये विश्व में मानव संसाधन विकास का जिम्मा संभालती है। इससे पहले 7 वर्षों तक बीसी यूनिवर्सिटी बोस्टन अमेरिका में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रही अनुकृति के पति सिद्धार्थ रामालिंगम पहले से ही विश्व बैंक में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत है। इनके जो पति हैं सिद्धार्थ रामलिंगम, वो पहले से ही वर्ल्ड बैंक में कंसल्टेंट के पोस्ट पर जो है वो कार्य कर रहे हैं।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बच्चों जल्दी आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एस्टेट का हो, चाहे वो ग्राम सचिव का हो, चाहे बच्चों अगर हम बात करें लैब अटेंडेंट का हो, चाहे महिला सुपरवाइजर का हो, तो उनके लिए हम दूसरे सब्जेक्ट्स की जो सीरीज है वो जल्दी आपके बीच लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।